हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमकोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा होने वाला है केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 5। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ली सातेलियर प्रिंसिपल। क्या होता है ली सातेलियर प्रिंसिपल और किस बारे में बात करता है ये प्रिंसिपल, उसकी बात हम करेंगे। पहले हम समझते हैं कि ये जो ली सातेलियर प्रिंसिपल था ये किसने दिया और कब दिया। तो ये जो ली सातेलियर प्रिंसिपल है ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था हेनरी ली सातेलियर, उन्होंने दिया। और ये कब दिया था? ये इन्होंने दिया था 1855 में दिया था। 1855 में ये प्रिंसिपल इन्होंने दिया था। और इस प्रिंसिपल में इन्होंने क्या बताया था कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई या फिजिकल प्रोसेस हुई जो कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, यानी कि अगर कोई भी फिजिकल प्रोसेस हुई जो कि इक्विलिब्रियम में है या कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन हुई जो कि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, और उस इक्विलिब्रियम वाली प्रोसेस या उस रिएक्शंस में अगर आप वेरिएबल में चेंज करते हो, अब उस केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस का वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आप उस रिएक्शंस का टेम्परेचर चेंज कर दो, या उस रिएक्शन का आप प्रेशर चेंज कर दो, या उस रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनका आप कंसंट्रेशन चेंज करते हो, तो उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। सीधी सी बात है कि अगर कोई इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब आती है कोई रिएक्शन या प्रोसेस, जब उसका टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन सब चीजें सेम हो जाए, और आपने अगर जैसे ही इसको चेंज किया तो उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद में वो रिएक्शन फिर किस डायरेक्शन में मूव करेगी उसके बारे में हमें बताया है ली सातेलियर ने अपने प्रिंसिपल ने। तो ली सातेलियर साहब का कहना यह था कि अगर आपने उस रिएक्शन या उस प्रोसेस के वेरिएबल को चेंज किया तो वो रिएक्शन या वो प्रोसेस उस डायरेक्शन में मूव करेगी या उस डायरेक्शन में जाना प्रेफर करेगी जिस डायरेक्शन में आपके द्वारा किया गया चेंज न्यूट्रलाइज हो जाए। मतलब कि जो आपने चेंज किया है टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन में, उसका उस रिएक्शन पर कोई असर न पड़े, उसके इक्विलिब्रियम पर कोई असर न पड़े, और वो रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश कर ले। तो यही इनका स्टेटमेंट में इन्होंने बात कही है, या इनने अपने प्रिंसिपल में बात कही है कि इन एनी रिएक्शन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब बाय द चेंज ऑफ वेरिएबल लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आर रिएक्टेंट एंड द रिएक्शन प्रोसीड इन सच वे। रिएक्शन उस वे में या उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, उस डायरेक्शन में जाना चाहेगी दैट इक्विलिब्रियम इज अटेंड अगेन, कि इक्विलिब्रियम को वो अगेन अटेंड कर ले। ठीक है, तो यही इनका प्रिंसिपल होता है। और ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है, इस वीडियो लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो यही थी कि ली सातेलियर का प्रिंसिपल को समझना। अब इसके बाद में ये जो टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन है ये किस तरह से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे और इनके चेंज करने से इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में मूव होगा उसकी हम बात करेंगे बारी बारी से। तो आप पहले हेडिंग डाल लीजिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है और आपने उस रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज किया तो उसके इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो हम एक रिएक्शन कंसीडर करके चलते हैं एग्जांपल के लिए, और वो रिएक्शन हम ले लेते हैं, जनरल एक रिएक्शन ले लेते हैं कि कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें रिएक्टेंट A प्लस बी है और इनसे प्रोडक्ट C प्लस डी फॉर्म हो रहे हैं। और मान लीजिए कि ये रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। अब आपको पता है कि टेम्परेचर आप अगर किसी रिएक्शंस का बढ़ा रहे हैं यानी कि आप उस रिएक्शन को हीट दे रहे हैं। अब रिएक्शन यहाँ पर दो तरह की होती है, आप समझ लीजिए दो तरह की होती है। एक रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, और एक रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। ऐसी रिएक्शन जिनको हीट की जरूरत पड़ती है या ऐसी रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने में हमें बाहर से हीट देनी पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसी रिएक्शन जिनसे प्रोडक्ट का जब फॉर्मेशन होता है
तो उनसे हीट बाहर निकलती है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब आप अगर मान लीजिए कि कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, चलिए हम इस रिएक्शन को मान के चलते हैं कि A प्लस बी के मिलने से या A प्लस बी के रिएक्शन होने से जो C प्लस डी का फॉर्मेशन हो रहा है, ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये आप मान के चलिए कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यानी कि इन दोनों के रिएक्शन करने पर कुछ हीट बाहर निकल रही है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में अगर आप इस रिएक्शन का टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, इस कंडीशन में अगर आप टेम्परेचर को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो ये रिएक्शंस तो ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है, इससे तो ऑलरेडी बाहर हीट निकलनी थी और आपने टेम्परेचर को और इंक्रीज कर दिया, तो जिससे क्या होगा कि इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना था वो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। यानी कि इस कंडीशन में ये रिएक्शन किस तरफ मूव करना चाहेगी, तो ये रिएक्शन फिर मूव करना चाहेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि जब आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की रेट बढ़ाते हो, जो कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो उसकी जो बैकवर्ड डायरेक्शंस की रेट रहेगी या AB के फॉर्मेशन की रेट रहेगी वो बढ़ जाएगी। कब तक बढ़ जाएगी, जब तक आपके द्वारा जो बढ़ाया गया टेम्परेचर है वो न्यूट्रलाइज ना हो जाए, वो रिएक्शंस वापस से इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, तब तक इसकी रेट बढ़ी रहेगी। कुछ देर के बाद में ये जो टेम्परेचर का असर था इस AB के ऊपर, वो असर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और रिएक्शन वापस से इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगी। अगर यही रिएक्शन और हाँ, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में थी, तो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन का नेचर एक्सोथर्मिक था, तो बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन का नेचर कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। क्योंकि जब A प्लस बी के मिलने से अगर C प्लस डी फॉर्म हो रहा था और कुछ हीट बाहर निकल रही थी, तो C प्लस डी से जब A प्लस बी फॉर्म होगा तो वही हीट C प्लस डी को जरूरत लगेगी, तभी तो जाकर ये A प्लस बी का फॉर्मेशन करेगा। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगी उस कंडीशन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट बढ़ेगी, और जब एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शंस का, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट बढ़ेगी। तो ये तो था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर जब बढ़ाओगे या प्रेशर जब घटाओगे तो किस तरह से असर पड़ेगा रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम पर, या रिएक्शन किस तरफ मूव होना चाहेगी, रिएक्शन किस तरफ जाना चाहेगी, उसकी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक और रिएक्शन का हम एग्जांपल लेकर यहाँ पर चलते हैं। एक रिएक्शन का एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं कि हमारे पास में H2 प्लस N2 और इन दोनों से फॉर्म हो रहा है। अच्छा, H2 के हमने कितने मोल लिए, 3 मोल, और N2 के 1 मोल लिए, और इससे हमारे 2 मोल अमोनिया यानी NH3 का फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर आप इस रिएक्शंस का प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं, P क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो क्या होगा, देखिए ये रिएक्शन मान लो एक बंद वेसल में हो रही है और इस वेसल के अंदर H2 प्लस N2, H2 के कितने मोल, 3 मोल, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, NH3 अमोनिया के 2 मोल बना रहे हैं। और इस कंडीशन में आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो किस तरफ जाना चाहेगी रिएक्शन, किस तरफ मूव करेगी, उसकी बात हम कर लेते हैं। तो देखिए जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ये जो H2 और N2 थे ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पर ये H2 और N2 एक दूसरे के क्लोज आएंगे और इन दोनों में रिएक्शन इजीली हो जाएगी, जिससे कि अमोनिया का जो फॉर्मेशन था या अमोनिया के जो बनने की दर थी वो इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि जब आप ऐसी रिएक्शंस में या जब आप इस रिएक्शंस में प्रेशर को बढ़ाएंगे तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट रहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट इंक्रीज कर जाएगी। और कब तक इंक्रीज करेगी, जब तक कि वापस से इनका दोनों का कंसंट्रेशन, अब फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट इंक्रीज करी है तो इस रिएक्शन मिक्सचर में NH3 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि NH3 के फॉर्मेशन की रेट बढ़ गई। और कब तक
ये रेट बढ़ी रहेगी जब तक वापस से इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ना हो जाए, जब तक कि इक्विलिब्रियम में वापस से ये रिएक्शन ना आ जाए तब तक इसकी रेट बढ़ी रहेगी। जब तक ये प्रेशर न्यूट्रलाइज ना हो जाए, प्रेशर का असर न्यूट्रलाइज ना हो जाए, तब तक H2 और N2 की रेट बढ़ी रहेगी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप, नेक्स्ट हेडिंग, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम। देखिए इसी से एग्जांपल लेके हम चल लेते हैं यहाँ पर कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, अगर आप रिएक्शन मिक्सचर में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो, जब आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो हमने पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब अगर आपने इस रिएक्शन में कंसंट्रेशन बढ़ा दिया H2 और N2 का, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट बढ़ जाएगी, क्योंकि इन दोनों के मिलने से अब कंसंट्रेशन बढ़ गया तो इन दोनों की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, इन दोनों के मोल्स ज़्यादा हो गए इस रिएक्शन मिक्सचर में, और इन दोनों के मोल्स हो जाएंगे तो यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन की रेट बढ़ जाएगी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और कब तक इसकी रेट बढ़ी रहेगी, जब तक कि आपका बढ़ाया हुआ कंसंट्रेशन वापस से लेवल में ना आ जाए, वापस से अमोनिया और ये N2 और H2 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, जब तक इसकी रेट, फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट बढ़ी रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ इफेक्ट होते हैं जो कि हमें ली सातेलियर प्रिंसिपल से पता चलते हैं, या ली सातेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस तरह से रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब प्रेशर बढ़ाओगे तो किस तरह से रिएक्शंस की रेट बढ़ेगी या कब तक रेट बढ़ी रहेगी, और कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शंस या उसके इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर से आपको ली सातेलियर का प्रिंसिपल समझ में आया होगा। इस वीडियो लेक्चर से आपको क्लियरिफाई हुआ होगा कि कोई भी रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम में थी, उसका जब आप डिफरेंट वेरिएबल चेंज करते हो तो उसका इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट करना चाहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।